बहरहाल हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट पे रिसर्चर की हैसियत रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं यहाँ पे राशिद रिजवी साहब से सिर्फ ये कि राशिद साहब बहुत थोड़ा आप लो उसमें हैं। राशिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप जी जी थोड़ा सा ठीक आया। जी। देखिए, हमारे कैप्टन साहब देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा से हाँ, जी थोड़ा से, हाँ बिल्कुल अंदर असल में बहुत। जी, तो राशिद मुमताज साहब भाई, क्या। आपको याद दिला दें, हम आर्मी मैन नहीं है, कैप्टन साहब आर्मी मैन है। अरे ठीक है, लेकिन आप आर्मी मैन है, मैं आपको जानता हूँ। आप मैदान वाले आदमी है, आप स्पोर्ट्स मैन है, तो हमें न बताइए, हम जानते हैं। तो जी बहरहाल र- राशिद साहब, ये जो हालात देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ईरान की तरफ से भी बहुत सख्त इंतबाह किया गया है। क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, राशिद साहब? जी, देखिए मुमताज भाई, अभी ये जो हालात चल रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये 3-4 दिन और उससे ज्यादा जा पाएंगे। उससे पहले ही अब रुकने के हालात पे, सूरत हाल पे ये आ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके एयर बेसेस अमेरिका के, स्पेशली बहरेन को बहुत ज्यादा टारगेट किया है। बहरेन को तो लगता है कि जैसे पूरा अमेरिका साफ ही कर देगा वहां से। और जो धमकी दी है कि जो इनकी फैसिलिटीज है, जो इनके एसेट्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर अटैक करेगा ईरान। अगर वो इनकी फैसिलिटीज पे अटैक करता है तो अमेरिका को खुली चुनौती आईआरजीसी ने दी है। अब एक नया मुद्दा उठ गया है, और ये पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, सऊदी अरब पे हमला, हम पे हमला माना जाएगा, ये कहा है। तो हमको हंसी ये आ रही थी, अगर उसे सऊदी अरब पे जाए हमला कर देगा तो इनकी औकात है लड़ने की? अब ये गुर्रा रहे हैं, ये क्या इनकी औकात लड़ने की है? सिर्फ ये है कि उनसे वहां से इनको मिल जाता है रिचार्ज, कटोरा मांग के खाते हैं। कभी दुबई से मांग लिया, कभी सऊदी अरब से मांग लिया, कभी कतर से मांग लिया। यही सब ऐसे ममालिक हैं जो इनके यहाँ की सरकार को चला रहे हैं। बाकी जो इनके यहाँ इनकम होती है, जो भी आता है, ये सब बंदरबाट कर लेते हैं। इनकी यहाँ की सिर्फ पॉलिसी ऐसी होती है कि इतना फंड आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को जाने ही जाना है, और उसी पैसे में से इनको आतंकवादियों को परोसना है, उनके कैंप चलवाने हैं, उनको पैसा भरना है। तो ये लोग खुद अपने आप में स्टेब्लिश नहीं है, डिस्टर्ब है। वो साथ में खड़े रह के करेंगे क्या? हमको तो नहीं लगता। जब शुरू में इन्होंने अपने आर्मी भेजे थे, अपने फाइटर भेजे थे, तो हमने पहले ही बोल दिया था उस वक्त, ये अमेरिका के लिए, ये ईरान के लिए नहीं है, ये यमन के हुतियों के लिए, ये यमन के हुतियों के लिए है। और यमन के हुतियों पे जो हमला किया गया है, ये अमेरिका के इशारे पे किया गया है। क्योंकि जिस हिसाब से अपने स्केल को बढ़ा रहा है उधर इजराइल और इधर अमेरिका, यमन के हूती को किसी भी तरह अटैक करने का मौका न मिले, उसको इंगेज कर दो सऊदी अरब के साथ। आज इंगेज कर दिया, और सऊदी अरब ने और यमन के हूतियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट को कायदे से बर्बाद किया। ऐसा नहीं है कि खाली सऊदी अरब ही अपर हैंड था, उसने मारा और ये लोग मार खा के बैठ गए। इन्होंने जबरदस्त मारा है। जो बाद में फोटोज और वीडियोज आए हैं, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कोई भी फोटो और वीडियो न खींचेगा, न कहीं सोशल मीडिया पे डालेगा। उसी में इनकी पूरी भद हो गई है। तो अभी जो अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, उसमें ईरान तो जो तबाह हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, ईरान का नुकसान नहीं हुआ है। खुद ईरान अपने नुकसान को एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है, स्पेशली बहरीन के एयरपोर्ट पे और जॉर्डन के, कुवैत के एयरपोर्ट, एयरबेस पे, ये तीन जगह पर बहुत अच्छे से नुकसान किया है ईरान ने। और कल तो यूएई पे मार दिया है, कल यूएई पे मार दिया ईरान ने रात में। क्योंकि यूएई से भी हमला कर रहा है। अब यूएई से, और यूएई पे एयरबेस तो है नहीं अमेरिका का, कौन कर रहा है वहां से? इसराइल कर रहा है। वहां से इसराइल कर रहा है। अब बाद में यही मीडिया चिल्लाता है कि ईरान जो है अपने मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है।
ईरान अपने मुस्लिम देशों में हमला कर रहा है। अरे मुस्लिम देश अपने यहाँ से पत्थर क्यों चलवा रहे हैं भाई? जिस घर से पत्थर उछाला जाएगा उसी घर से पत्थर जाएगा। ये तो आपका उसका नियम भी है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड चार्टर का, कि अगर कोई भी तीसरा मुल्क किसी एक मुल्क में बैठ करके दूसरे पे हमला करता है तो जिस पे हमला हुआ है वो उसी पे हमला करेगा जहां से हमला हुआ है। अमेरिका का नुकसान तो कुछ कैजुअलिटी से ज्यादा है नहीं, उनका ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो है नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा फिक्र नहीं है अमेरिका को। लेकिन जो अभी कहा गया कि जितने भी एसेट्स हैं अमेरिकन, यानी यूएई में उनके जो एसेट्स हैं, यानी जो उनके बैंक हैं, कंपनियां हैं, जो उनकी ऑफिसेज हैं, वो सबको टारगेट करने के बाद जब से ईरान ने कहा है तब से थोड़ा सा अंदर खलबली मच गई है अमेरिका की भी, कि जो उनके बिजनेसमैन मिडिल ईस्ट से पैसा चूस रहे हैं, कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, ये सारे एसेट है, अगर इन पे अब मारना चालू कर दिया ईरान ने तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए अभी आपको अभी सुबह से हमको नहीं लगता कि कोई हमला अभी वहां से अमेरिका की तरफ से हुआ है, लेकिन जो कल रात तक हुआ है वो दोनों तरफ से जबरदस्त हुआ है। जो मुमताज भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कैप्टन साहब, ईरान ने तो कल ऐलान किया और आज शायद वो फ्लाइट जाएगी कि हम सना के लिए फ्लाइट भेज रहे हैं, और एक ऑफर भी दी है लोगों को कि आप पहले फ्लाइट बुक कर लो, चले जाओ, बाद में पैसे देना, यानी हमें पैसे भी नहीं चाहिए। तो इस तरह का ये चैलेंज भी ईरान की तरफ से है। तो अब बहरहाल ये तमाम चीजें कैप्टन साहब, जो राशिद रिजवी साहब ने कहा कि 2-3 दिन से ज्यादा का मामला नहीं है, तो और जिस तरह के हालात खुद अमेरिका के अंदर, और अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, बिल्कुल ये हमारे ख्याल से इनको आना ही पड़ेगा और कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। एक और राजीव साहब, मैं चाहूंगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात बार बार हो रही है कि अमेरिका कर सकता है इस तरह के एक भौकाल। हालांकि कैप्टन साहब ने कई बार इसको डिनाइल किया, मैं इनसे भी जानूंगा, लेकिन आपसे, क्या ये मुमकिन है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो ईरान में अमेरिका कर दे आज के हालात में? नहीं देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए ईरान तो कुछ नहीं करेगा, वो अमेरिका कुछ नहीं करेगा। अमेरिका कुर्दों को तैयार कर रहा था बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए, और आपने ये देखा होगा कि बीच के 2-3 दिनों में इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने कई हमले किए हैं, क्योंकि वहां पर पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही थी ईरान के बॉर्डर में घुसने के लिए और ईरान के अंदर जाकर के गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए। तो आपने ये भी देखा होगा कल की डेट में वो जहां पर खुजिस्तान नाम की जगह है, वहां पर इनके बहुत सारे टैंक रखे हैं, आपके ईरानी सेना के बहुत सारे टैंक रखे हुए हैं, वहां पर भी मिसाइल अटैक हुआ है, अमेरिका ने किया है, बड़े स्केल पर अटैक किए है। तो उस टैंक को अटैक करने का मतलब क्या है कि अगर कोई बूट ऑन ग्राउंड करेगा तो टैंक भी एक मददगार होगा उनके खिलाफ, तो पहले तो इसको भी डिस्ट्रॉय करो। अब बूट्स एंड ग्राउंड के लिए इन्होंने जो कुर्दियों को सपोर्ट मिला था और कुछ इनके सपोर्ट में होंगे ऐसा नहीं है। देखिए, कुर्दी 3 पार्ट में है, कुर्दिश 3 पार्ट में है, वहां पर कुछ आपके टर्की में भी हैं, कुछ इराक में भी हैं, कुछ सीरिया में भी हैं, ये सारे बॉर्डर मिलते रहते हैं। और इन लोगों की चारों, और ईरान में भी, तो चारों देशों में अपनी सरकार के खिलाफ इन लोग का विरोध यही है कि हमको रिलीज करो, ताकि हम चारों मिल करके एक एरिया बना लें कुर्दिस्तान का। अगर आपने कभी भी गूगल मैप पे रिंग रोड देखा होगा तो आपने देखा, या आपने जैसे दिल्ली का कनेक्ट प्लेस को गूगल मैप में देखेंगे तो पूरा गोल गोल है, और ये इसी तरह गोल गोल है कुर्दिस्तान का एरिया भी, और उस पर क्रॉस करके ऐसे 4 मुल्क में बटे हुए हैं ये लोग। तो इनका ये कहना है कि भाई हमको रिलीज करो और हम अपना एक मुल्क कुर्दिस्तान बनाएंगे। तो अब वो इराक वालों को भी प्रेशर दे रहा है, अमेरिका मोटिवेट कर रहा है कि तुम जाओ, सीरिया वालों को भी कर रहा है, टर्की वालों को कहा तो टर्की के लिए अर्दोगान ने उनको एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया था और अपना बॉर्डर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ईरान ने भी अपना बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर दिया है।
लेकिन अमेरिका का ये जो रवैया होता है कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे, सारे दुनिया भर की लालच दे करके यूज एंड थ्रो वाला काम करता है। ये इराक के जब कुर्दिस्तान के लोगों को ईरान भेजने की बात हो रही थी, तो जो कुर्दों की लीडर थी, लेडी थी वो, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था अमेरिका को, और ये कहा था कि पिछले बार हम लोगों का आप लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया, हमारे लोग मारे गए, हमको कुछ नहीं मिला, इसलिए अब हम आपके सहारे किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, ऐसा नहीं कोशिश जारी नहीं है। लोग अगर एक्टिव नहीं होते तो ईरान अटैक करता ही नहीं। ये एरिया आता है इरबिल का, इरबिल के एरिया में रहते हैं ये लोग। तो मुमताज भाई, वो हमको नहीं लगता कि ये मैदान में आगे लड़ पाएंगे। अमेरिका की और इसराइल की सिर्फ ताकत ही एयर स्ट्राइक है, बूट ऑन ग्राउंड इनकी ताकत नहीं है। बूट ऑन ग्राउंड कहाँ कर रहे हैं? मकावा टैंक लेकर के आप गाजा में जा रहे हो, निहत्तों को मार रहे हो, आप वहां आप बूट ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। आपकी हैसियत तो ईरान में घुसो। आईडीएफ ने तो पहले ही क्या कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे। आईडीएफ ने पहले ही क्या कर दिया कि हम नहीं आएंगे बूट ऑन ग्राउंड में, अमेरिका को मना कर दिया उसने। तो अब आप सोचो, अब आईडीएफ भी क्या कर रही है तो अमेरिकन आर्मी कैसे करेगी? वहां के लोग सवाल नहीं करेंगे। तो ये कुर्दियों के सहारे है कि कुर्दी अगर तैयार होंगे तो इन्हीं को मरने के लिए भेजेंगे अंदर। अगर वो तैयार नहीं होंगे तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन बूट ऑन ग्राउंड की तैयारी के लिए जो माहौल बना रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, टैंक वगैरह उड़ाए जा रहे हैं, ये सब सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है उसके लिए। और फाइनली इसमें कुछ होना नहीं है बूट ऑन ग्राउंड में। और जिस तरीके से नए नए हथियार ईरान में निकाल रहा है, वो छोटे टाइप के सुसाइड ड्रोन निकाले। अब वो सोचता है ईरान ने वो ड्रोन मारा, अगर अगर एयरबेस पे लगा खड़ा हुआ इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो भी है, वो सोचेगा कि इतने सस्ते ड्रोन के लिए हम इतनी महंगी मिसाइल खर्चा करेंगे। तो अगर नहीं करेगा तो वो सुसाइड ड्रोन आके उनको एयर डिफेंस को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब 100 रुपये पे लाख रुपए खर्चा करवा रहा है अमेरिका। इनको फाइनली कंगाली कर रहा है ऐसे हथियारों के जरिए कि हम 100 रुपए की चीज भेजेंगे, तुम लाख रुपए की चीज से उसको प्रोटेक्ट करो। और नहीं भी करोगे ना, तब भी तुम्हारा फिर करोड़ रुपए की चीज डिस्टर्ब कर देगा वो। तो अभी आपने देखे होंगे छोटे छोटे ड्रोन, खुदकुश क्या नाम था उसका, उसको लेकर के कई अटैक बहरीन में किए उससे। सबसे ज्यादा बहरीन पे वही वाले ड्रोन मारे गए हैं। शाहिद ड्रोन, शाहिद नहीं, शाहिद ड्रोन बड़ा ड्रोन है, छोटा ड्रोन एक आया है। अच्छा जी, ये छोटे ड्रोन बहुत तो बनाए हैं। ये अभी आपके इसके बाद लॉन्च हुआ है, 25 वो जून 2025 के बाद से इस पे काम हुआ है। कम से कम इनके पास 25,000 30,000 की तादाद में वो ड्रोन है। जी बिल्कुल। और ये भी एक ताज़ा खबर यहाँ पे अब्दुल माजिद साहब ने उन्होंने दी है कि अमेरिका का 4 ब्रिजेस पर अटैक हुआ है, अमेरिका ने किया। और ये अभी का नहीं है, मेरे ख्याल से कल और मॉर्निंग का है। लेकिन इस तरह के हमले, और अभी बता रहे हैं वो कि अल उदैद पर 8 मिसाइल से ईरान का हमला है। बस सबब कर रहा हूँ। राशिद साहब, क्या लग रहा है कि अब 2-3 दिन तो आपने बता दिया, लेकिन जैसा कि हमने इजराइल का भी जिक्र किया है, और वहाँ पे अक्टूबर में चुनाव भी होना है, और उसकी फड़फड़ाहट हड़बड़ाहट बहुत है। और बार बार ये बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि इसके पीछे इजराइल भी है, इजराइल का प्रेशर है। तो अमेरिका तो फैसला, देखिए इससे पहले भी फैसले अमेरिका ने लिए, लेकिन हम कुल्लम कुल्ला जानते हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी भी है। और इजराइल जिस तरह की बातें कर देता है तो फिर वो लगता है कि नहीं, इजराइल ही इन्वॉल्वमेंट है। तो इजराइल का क्या होगा? क्योंकि गाजा पे भी अटैक जारी है, लेबनान पे भी अभी मामलात रुके नहीं है, और इलेक्शन भी है। और अभी कल कैबिनेट में एक और पेश किया है कि कितनी 30 से 40 जो है वो नए सेटलर्स जो है वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। तो ये भी चल रहा है। राशिद साहब, आखिरी में बस। देखिए मुमताज भाई, इसराइल को उधर इंगेज रखा है गाजा और लेबनान में। अमेरिका ने ये ठीका खुद उठा के रखा है ईरान को कमजोर करने का, ईरान को बैकफुट में डालने का, जो वो कर रहा है।
हमको ये लगता है कि 3-4 दिन के अंदर ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि एयर बेसेस अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएँगे तो अरब के मूड चेंज भी हो सकता है, ईरान के प्रेशर में। जबकि अभी सारे अरब एक हैं। अगर आप कतर और ओमान को हटा दें, तो ये सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान और सॉरी यूएई और आपका बहरैन, ये सारे लोग एक हैं। और ये सब जो हो रहा है वहाँ पर, ये सब इन लोग की मुश्तरका मीटिंग्स हो रहा है, मुश्तरका प्लानिंग से हो रहा है। ये लोग हॉर्मोज़ एकदम क्लियर चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कंट्रोल हॉर्मोज़ पे रहे ईरान का। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब इन्हीं लोगों के कहने पे कर रहे हैं और इनके अंदर अपने भरोसे को और मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पिछली लड़ाई में जो अटैक हुए थे, इन्होंने अपने एयर डिफेंस नहीं दिए इनको, ये मांगते रह गए कि हमको खतरा एयर डिफेंस दे दो। तो अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करके मजबूत किया और इनको नहीं किया। तो कहीं न कहीं इनकी विश्वसनीयता में, क्रेडिबिलिटी में कमी आ गई थी। तो अब उसको ये और मजबूत करने के लिए ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं। हमको नहीं लगता 3-4 दिन से ज़्यादा जाएगा। अगर ये 3-4 दिन क्रॉस कर जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3-4 महीना तो चलेगा फिर ये। क्योंकि अगर उनके एसेट्स तबाह हो जाएँगे, उनकी फैसिलिटीज़ तबाह हो जाएगी ईरान की, तो फिर ईरान मानेगा नहीं, इनको वहाँ की ज़मीन से साफ कर देगा। और बहुत लोग सवाल करते हैं कि ईरान के पास इतना है क्या, कि जो ईरान इतना कर पाएगा, कब तक सर्वाइव कर पाएगा? तो देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स है। चाइना को पता है कि जितना ईरान अमेरिका से लड़ेगा, उतना अमेरिका कमज़ोर होगा, उतना अमेरिका की कमज़ोरियाँ खुलेंगी, उसके भेद खुलेंगे कि इसकी वॉर स्ट्रैटेजी में कहाँ-कहाँ कमी होती है। वो तो पैसा देगा, फंडिंग देगा। भैया, वर्ल्ड की नंबर 1 की लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है वो, चाइना। तो उसके लिए कोई 10-15 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर बड़ी बात नहीं है। वो दे देगा इनको, ईरान को, जाओ मारो इनको। तो वो खुद चाहता है कमजोर हो, तो मदद ऐसे मिलती है। क्या यूक्रेन की हैसियत थी लड़ने की रशिया से? अगर पूरा नाटो, पूरा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका वगैरह उसको हथियार, पैसा न देते, तो क्या ज़ेलेंस्की लड़ सकते थे रशिया से इतने दिन तक? हमको तो नहीं लगता कि ये 25 से 30 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। ये जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, ये इन लोग के हथियार लड़ रहे हैं। तो मुमताज़ भाई, अभी ये लड़ाई हमको तो लगता है कि 3-4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये 4 दिन से ज़्यादा खिंच जाती है, तो मेबी हो सकता है कि फिर ये 3-4 महीने से ज़्यादा हो, तब तक हो जब तक ईरान मिडिल ईस्ट से इनके सारे एयरबेसों को सफाया न कर दे। जी मुमताज़ भाई।